बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम कुल मिलाकर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, साथ हम बात करेंगे एंजाइम्स की और विटामिन्स की। इन सब के बारे में इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि दे आर कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्हें आप हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वो उसी रेशो में लगे हुए हैं जिस रेशो में वो पानी में लगे होते हैं। अब ये जो हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, केमिकली अगर बात की जाए तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि कम से कम 2 OH तो इनके पास होंगे ही, उससे ज़्यादा भी अलबत्ता हो सकते हैं। तो कम से कम अगर आप बात करें तो कितने कार्बन हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो वो 3 कार्बन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसे कॉमन लैंग्वेज में DHA भी कहा जाता है। अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं तो बात चल रही है कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की। ये हो सकते हैं मोनोसैकेराइड्स, ये हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और ये हो सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पर की गई है कि उनकी हाइड्रोलिसिस से कितने सैकेराइड बन सकते हैं या फिर क्या वो हाइड्रोलाइज होते भी हैं या नहीं होते। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दे आर दी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, इन्हें मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट होते हैं, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और इनके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो हो सकती है 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। 3 वालों को ट्राइओस, 4 वालों को टेट्रोस, 5 वालों को पेंटोस, 6 वालों को हेक्सोस और 7 वालों को हेप्टोस कहा जाता है। इनमें से कुछ मशहूर जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके बारे में तो बात हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये याद रख लें कि आपके पास जो 5 कार्बन वाला पेंटोस जो कि राइबोस या डीऑक्सीराइबोस है वो बहुत अहम है। अगर हम बात करते हैं DNA की तो उसमें डीऑक्सीराइबोस और RNA में राइबोस शुगर होती है, ये दोनों पेंटोस शुगर हैं। इसी तरीके से हेक्सोसिस में हमारे पास ग्लूकोज बहुत अहम है, उससे काफ़ी ज़्यादा मालिक्यूल बनते हैं, साथ फ्रुक्टोज भी है, तो गैलेक्टोज भी है, मैनोज भी है, इस तरह के कुछ और मोनोसैकेराइड्स भी मौजूद हैं। तो हमने मोनोसैकेराइड्स की बात को आगे लेकर चलना है अभी थोड़ी देर में। तो मोनोसैकेराइड्स जो है ना, ये सब के सब सिंपलेस्ट के साथ साथ स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये सब के सब क्रिस्टलाइन होते हैं और जाहिर बात है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अच्छा, अब इसमें हमने जो अहम बातें की उनमें हमने एक राइबोस का नाम लिखा है या फिर डीऑक्सीराइबोस का नाम लिखा है, दोनों ही पेंटोस शुगर हैं और ये सब के सब DNA में या फिर RNA में पाए जा रहे हैं। और 6 कार्बन वालों में हमने ग्लूकोज की बात की है, इसके अलावा फ्रुक्टोज की बात की है और फिर हमने गैलेक्टोज की बात की है और फिर हमने मैनोज की बात की है। तो ये सब के सब मोनोसैकेराइड्स हैं, इन सब के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर लें कुछ हेक्सोसिस की, तो हेक्सोसिस के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो पाए जा सकते हैं पायरेनोज या फ्यूरेनोज, इस तरह के रिंग्स की शक्ल में पाए जा सकते हैं। जब आप उन्हें एक्सक्लूसिव जो उनकी फॉर्म है ना वो साइक्लिक फॉर्म है, बेसिकली तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं और उनकी जो साइक्लिक फॉर्म है वो पायरानोज या फ्यूरानोज हो सकती है। जो फ्यूरानोज है उसके अंदर 5 कार्बन होंगे, 5 मेंबर रिंग होगा और ऑक्सीजन होगी। इसी तरीके से पायरानोज में
6 वाला रिंग होगा और 7 ऑक्सीजन जो है वो अंदर पाई जाएगी। क्लियर हो गई जी बात। तो फ्यूरानोज और पायरानोज ये डबल बॉन्ड एक्चुअल मालिक्यूल में होने ज़रूरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड मालिक्यूल जिसकी बेस पर इनका नाम बना हुआ है, जैसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज या फिर हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज, तो वो जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए उसके सिंबल के तौर पर ये आपने याद रख लेना है कि इस तरह का बेसिक फ्रेमवर्क हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप देख लें कि जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब के सब C6H12O6 फार्मूले वाले हैं, तो ये आपस में ना लिंक्ड होंगे डेफिनेटली। तो कैसे लिंक्ड हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसी तरीके से गैलेक्टोज और मैनोज भी एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये सारे आपस में आइसोमर है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात यह है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं। अच्छा, अब एपीमर का कंसेप्ट इस तरह है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास जो एक 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और दूसरे वाला भी है, तो इन दोनों के दरमियान कार्बन नंबर 2 या 3 या 4 जो होता है, उसमें पोजीशन में जो हाइड्रोजन और OH की पोजीशन है वो इन्वर्ट हो जाए, तो इसे आप एपीमर कह देते हैं। एक पोजीशन पर अगर चेंज इन कन्फिग्रेशन आ गया H और OH का, तो आप इसे एपीमर कह देंगे। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 2 जो है उसमें पोजीशन में चेंज है H और OH की, तो ये आपस में एपीमर होंगे। इसी तरीके से ग्लूकोज और मैनोज के अंदर C4 पर चौथे कार्बन पर ये वाला चेंज है, तो उसे भी आप एपीमर कह देते हैं। जबकि जो गैलेक्टोज और मैनोज हैं उसमें 2 कार्बन है, C2 भी और C4 भी, उसमें पोजीशन में इन्वर्जन है। तो अगर एक से ज़्यादा कार्बन में पोजीशन का इन्वर्जन हो जाए, हाइड्रोजन OH की कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए, तो फिर वो सिर्फ आइसोमर होंगे, उन्हें एपीमर नहीं कहेंगे। एपीमर उसको कहना है जब सिर्फ एक ऐसा कार्बन है जिस पर, और वो कार्बन जो है ना वो पहला कार्बन नहीं होना चाहिए। सही है जनाब। तो वो जो एक कार्बन है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसमें H और OH की पोजीशन चेंज होगी, तो फिर आप उसे कह देंगे कि ये एपीमर हैं। अब यहाँ पर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज आगे से खुद भी 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एक को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं, इनके अंदर जो C1 है ना, पहला कार्बन है, उसके अंदर जो कन्फिग्रेशन है उसकी इन्वर्जन पाई जाती है, तो इसे ही अब इसे एक नया नाम दे दिया, वो आपने एनोमर का नाम दे दिया। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर है। एनोमर में C1 में जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो C2, 3 या 4 पर इन्वर्ट हो रही है, एक ही कार्बन पर हो रही है, तो फिर आप उसे एपीमर कह देंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया। और अगर एक से ज़्यादा पोजीशंस पर इन्वर्जन है, मालिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, तो आपने आइसोमर कहेंगे। अब यहाँ पर जो एनोमर है ना, इसको ज़रा बनाते हैं एक ग्लूकोज के, और फिर आगे बात लेकर चलते हैं जी। तो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज में हमने सारा स्ट्रक्चर तो बना लिया ही, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो पोजीशन है इस पर वो एनोमेरिक कार्बन जो है वो दिखा दिया है H और OH वाला। सही है जनाब। तो H और OH, यहाँ पर भी H और OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर फिर से H OH आ जाएगा, इधर CH2OH और H आ जाएगा। सही है जी। आप ऑक्सीजन देख लें, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हैं, तो सब कुछ सही है। यहाँ पर ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है ग्लूकोज का। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर याद ये रखेंगे कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है, इस पर ज़रा गौर करें कि ये हिस्सा, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ, ऑक्सीजन CH सही है, जो इस तरीके से है। तो असल में जो पोजीशन थी वो ये थी कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये इसका स्टार्ट जो है वो इस तरह था, इस तरह था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H। सही है जनाब। इस तरीके से ये मामला था। तो ये एल्डिहाइडिक जो कार्बन है उसके आगे सारे बॉन्ड जो है वो बने हुए थे। तो यहाँ पर हुआ ये है कि ये ऑक्सीजन जो है इधर से यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई है, और ये बॉन्ड इस तरह बन गया है। सही हो गया जी मामला। तो ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि असल में ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5
तो 5 कार्बन का जो OH है वो असल में पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइडिक कार्बन के साथ लिंक करता है और लिंक करके कार्बोनाइल ग्रुप को वो OH में तब्दील कर देता है। तो ये एनोमेरिक कार्बन यहाँ पर बना है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन से कैसे बनता है उसे मज़ीद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे लिए फ़िलहाल इतना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, उसके साथ ये जो OH लगा हुआ है इसका ओरिजिन कार्बोनाइल ग्रुप है। अच्छा, अब होता ये है कि ये OH ग्रुप जब तक मौजूद रहेगा तब तक यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, वो देने की सलाहियत मौजूद रहेगी। अगर ये OH ख़त्म हो गया, रिएक्शन कर गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, तो फिर ये सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट जिसे आप रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो उनका ओरिजिन यहीं पर है। जिसमें एनोमेरिक कार्बन अभी भी OH की फॉर्म में है वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। जिसमें एनोमेरिक कार्बन जो है उसके साथ जो OH था वो बॉन्ड में तब्दील हो गया है तो फिर वो नहीं रहेगा रिड्यूसिंग। तो कुछ मशहूर रिड्यूसिंग शुगर में हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, हम फ्रुक्टोज़ की बात कर लेते हैं, हम लैक्टोज़ की बात कर लेते हैं, हम माल्टोज़ की बात कर लेते हैं। तो इन सब के अंदर जो ना प्रॉब्लम वही है कि जो एक एनोमेरिक कार्बन है वो ओपन रहता है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, ये दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, ये दोनों मोनोमर हैं। जबकि जो सुक्रोज़ होता है, सुक्रोज़ वो एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सही होगा जी बात। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल अक्सर आ सकती है, तो उसका जो प्रॉब्लम है एनोमेरिक कार्बन की मदद से वो हमने हल कर लिया। अच्छा, ये था हमारा मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात। इसके बाद आगे चलें तो ओलिगोसेकेराइड्स आ जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स भी मैंने बता दिया, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। डाइमर होते हैं और इनके अंदर जो लिंकेज होता है वो होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज, जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या फिर जिसे ईथर लिंकेज भी कहते हैं। तो याद रख लें कि ये ईथर लिंकेज है। एक और बात कि तमाम तर जो मेजर फूड फैक्टर्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये सब के सब बनते हैं बाय डिहाइड्रेशन। पानी रिमूव होता है तो इसीलिए आप जब इन्हें तोड़ेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगी। और यही वजह है कि बॉडी में भी जब ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सब कामों को करवाने के लिए। हमें इससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। स्वीटनिंग पावर में अगर हम बात करें तो सुक्रोज़ की स्वीटनिंग पावर कम है। सुक्रोज़ की स्वीटनिंग पावर को अगर हम 1 कहें तो ग्लूकोज की इससे भी कम है, जबकि फ्रूक्टोज़ की इससे ज़्यादा है। और आर्टिफिशियल सैकरिन है या एस्पर्टाम वगैरह हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है स्वीटनेस। पॉलीसैकेराइड्स की बात कर लें तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमने 3 मिसालें कर लेनी हैं। एक को हम स्टार्च कहते हैं, एक को हम सेल्यूलोज कहते हैं, एक को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आलू वगैरह में स्टोर हो जाती है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और बेसिकली स्टार्च इज़ ए मिक्सचर। इसमें एक एमाइलोज होती है और दूसरी एमाइलोपेक्टिन होती है। एमाइलोपेक्टिन ना काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होता है। एमाइलोज याद रखने कि ये वाटर सॉल्युबल है, जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये भी याद रखना है कि एमाइलोज जो है ये कलर देती है ब्लू विद स्टार्च, और वो स्टार्च को इंडिकेटर के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं ना, स्टार्च जो है ब्लू विद आयोडीन, आयोडीन टाइट्रेशन में स्टार्च को इंडिकेटर के तौर पर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एमाइलोज पोर्शन ही इस्तेमाल हो रहा होता है। एफएससी में लिखा है कि 10 to 20% एमाइलोज है, 80 to 90% एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन आयोडीन से रिएक्ट नहीं करती। सेलुलोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज हैं ये आपस में जो है ना एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इस हवाले से हमने एक MCQ भी आपसे पूछा था पिछली बारी, तो ये आपस में कन्वर्ट हो सकती है, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक और बात भी हमने याद रखनी है कि जो शुगर होती है ग्लूकोज सुक्रोज़ है, ये जब टूटती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तो जो साइन जो एबिलिटी टू रोटेट लाइट थी यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन थी उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी वजह से सुक्रोज़ के टूटने को इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन
ग्लाइकोजन की वजह से ही इसका जो एंजाइम था वो इन्वर्टेज एंजाइम हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पे जो साइन एंड ऑप्टिकल रोटेशन का वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ग्लाइकोजन जो है ये अगेन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये एनिमल्स इसमें जो है फूड स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोजन बायो की एफएससी के बुक में लिखा हुआ है कि ये रेड कलर देता है विद आयोडीन। तो ये तो कुछ बात थी कि कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर टेस्ट करना पड़ जाए तो आप सबसे मशहूर मॉलिश टेस्ट करेंगे। सही जी, मॉलिश टेस्ट इनके लिए यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ बात थी कार्बोहाइड्रेट्स की। उम्मीद है कि हमने जो बेसिक बातें वो आप तक पहुँचा दी हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे प्रोटीन्स की।